नमस्कार दोस्तों, टीए के इस नए वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो देखिए, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कानपुर में जो है साबरमती एक्सप्रेस डिरेलमेंट हो गया उसका। तो डिरेलमेंट, अगर किसी ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो उसके क्यों हो जाता है डिरेलमेंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डिरेलमेंट क्यों होता है। तो कोई भी जो ट्रेन जो ट्रैक के ऊपर चलता है तो उसको ट्रैक पे चलाने के लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म और बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है। और उन सारे टेक्निक्स में अगर कोई भी टेक्निक या कोई भी जो मैकेनिज़्म है अगर वो फेल हो जाए तो डिरेलमेंट हो सकता है। तो हम लोग पहले समझते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये एक एकेडमिक वीडियो है और इसका उस दुर्घटना से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जानकारी अगर आपको होगी तो आप समझ पाएंगे कि डिरेलमेंट के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं और आप भी एक अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट होगा और आप डिरेलमेंट के खतरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेल को यानी ट्रेन को ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या उसके लिए तकनीक इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने इस बोर्ड पे बनाया है। ये देखिए, ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये व्हील है। ट्रेन के अंदर जो डब्बे में या बोगी में लगी होती है ये व्हील है और ये रेल ट्रैक है। ये एक ट्रैक है, रेल है, और एक ये रेल है, दोनों मिलके ट्रैक बनाते हैं। और इन ट्रैक के जो इनर टू इनर जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं गेज। ठीक है। अब गेज बहुत तरह के होते हैं, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो अगले वीडियो से बहुत ही रेलवे इंजीनियरिंग की डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप हर चीज़ डिटेल में समझ पाएंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप इस वीडियो को जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। तो ये जो गेज है, रेल के इनर टू इनर डिस्टेंस को गेज कहते हैं। और अभी जो है ये गेज है ब्रॉड गेज। अब वो कितना होता है, कितने तरह के गेज होते हैं? नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज। तो ये 4 गेज चलते थे, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हील जो है वो कैसे काम करता है, व्हील कैसे ट्रैक पे बना रहता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो देखिए, ये व्हील अरेंजमेंट है और व्हील को अगर स्ट्रेट ट्रैक है, जैसे ट्रैक बना है, ये मान लीजिए कि एक ट्रैक है, 2 रेल को मिलके ट्रैक बनता है और ये स्लीपर के ऊपर ट्रैक बिछा रहता है। प्लान अगर हम देखें तो ये एक ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है। तो अगर ट्रैक स्ट्रेट है, तो इसके ऊपर जब ट्रेन चलती है तो व्हील को इस स्ट्रेट ट्रैक से इधर उधर ना फिसल जाए, उसके लिए हमने व्हील में हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्लेंज। ये थोड़ा सा निकला रहता है, तो ये इधर उधर अगर होगा तो ये इसमें जो निकला हुआ पार्ट है ये रेल से टकरा जाएगा और फिर उसको डिरेल होने से बचाएगा। तो ये मेन काम है। फ्लेंज हम लोग इसीलिए देते हैं, जब स्ट्रेट ट्रैक पे चलेगा तो हमारा वो डिरेल नहीं हो पाएगा। अब देखिए, दूसरा क्या होता है कि एक और क्या चीज़ है इसमें, क्या ज़रूरी है, जो ट्रैक है, गेज है, यानी इनर टू इनर डिस्टेंस जो है इस ट्रैक का, ये मेंटेन होना चाहिए। यानी गेज मेंटेन्ड होना चाहिए। गेज मेंटेन होना चाहिए मतलब गेज की जो वैल्यू है, जो इनर टू इनर डिस्टेंस है, वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो कहीं से ज़्यादा फैल गया तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन अगर उस पर चलेगा और वो डिरेल हो जाएगा। यानी अगर ये ट्रैक सपोज करिए कि किसी कारण से खुल के अगर इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ऑब्वियसली ये ट्रैक जो है इस पर से डिरेलमेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो गेज को मेंटेन करना है। ये गेज मेंटेन करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंजीनियर्स लगे रहते हैं और हर ब्लॉक को बहुत ही पीरियोडिकल बेसिस पे चेक किया जाता है कि गेज अपने बिल्कुल टॉलरेंस लिमिट में रहे। उसके बाद ये जो व्हील्स के अंदर जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज की जो मोटाई है, फ्लेंज में जो वियर टियर है, ये भी टॉलरेंस लिमिट के अंदर होना चाहिए। उनकी भी चेकिंग बराबर की जाती है। अगर वो भी उसमें भी कुछ दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से भी डिरेलमेंट हो सकती है। तो अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको भी, व्हील को है, समय समय पे हम चेंज करते हैं, बदल देते हैं या रिपेयर करते हैं वियर टियर के हिसाब से।
ये दो चीज़ें तो बहुत सिंपल थी, लेकिन अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1:20, और आप देखेंगे कि व्हील भी जो है वो थोड़ा सा कोनिकल शेप में बना है। और यही इसका जो है ना, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रेल जो है ट्रैक पे चल पाता है। और कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्लोप हम व्हील में स्लोप बना देते हैं, साथ में व्हील में तो स्लोप बनाते हैं, और इस व्हील को मेंटेन करने के लिए, व्हील में प्रॉपर कांटेक्ट एरिया बनाने के लिए जो हमारा रेल का ट्रैक होता है उसको भी उसी स्लोप में थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाते हैं। तो आप देखिएगा, इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लीपर में ही थोड़ा सा स्लोप होता है। स्लीपर का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। अगर आप स्लीपर देखेंगे जो कि कंक्रीट का जनरली बना होता है आज के डेट में, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो थोड़ा सा कर्व बना होता है। और उस कर्व पे जब हम रेल को फिक्स करते हैं, इसकी पूरी फिक्सिंग की डिटेल और सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी मान लेते हैं कि जैसे ही इसको फिक्स करते हैं तो ये अपने आप डिजायर्ड स्लोप में इसके जो सरफेस है बन जाते हैं। और इसी के ऊपर जब ये व्हील आके सेट होता है तो दोनों सेम स्लोप में होने की वजह से बेटर कांटेक्ट एरिया बनता है। और ऐसा करने से वियर टियर जो होता है, जब चलती है रेल के ऊपर व्हील, तो वियर टियर बेटर कंट्रोल हो पाता है। तो हमने ये समझ लिया कि स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेन चलेगी तो उसको डिरेलमेंट से बचाने के लिए क्या मैकेनिज्म है। उसमें दो मैकेनिज्म है, एक है फ्लेंज प्रोवाइड कर दिया हमने व्हील में, और दूसरा हमने ट्रैक को, गेज को मेंटेन कर दिया। और अगर ये दो चीज़ें हैं तो स्ट्रेट ट्रैक से उतरने की चांसेस बहुत कम है, बशर्ते कि ट्रेन के आगे कोई चीज़ ना रख दिया जाए। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। अब तीसरा, जो ये हमने स्लोप क्यों बनाया है, तो सबसे पहली बात कि अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से ट्रैक करिए, ये जो ट्रैक था ये तो स्ट्रेट था। अगर हम एक कर्व ट्रैक की बात करें, अगर ट्रैक जो है कर्व है, ये कर्व ट्रैक है और ये इसके स्लीपर ऐसे लगे हुए हैं। अब इस कर्व ट्रैक पे इस एक्सेल को, ये दोनों सिस्टम मिला के इसको एक्सेल बोलते हैं। ये एक्सेल है, एक्सेल में दो व्हील लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे में फिक्स है। ये आपस में मूवमेंट नहीं कर सकते, ये जब रोटेट करेंगे तब एक साथ ही रोटेट करेंगे। इस वजह से अगर इसको हम अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर हमने इसमें कोनिंग ना किया होता, ये ऐसे स्लोप में ना देते, प्लेन में देते, तो क्या होता है। आपको ये मैकेनिज्म थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये स्टेट था, इसमें कोई स्लोप नहीं प्रोवाइड किया गया था, और ये जब भी रोटेट होता है तो साथ में रोटेट होता है। अगर इस ट्रैक पे इसको मूव करना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इस ए से बी तक जाने में जो इनर वाला ट्रैक की डिस्टेंस होगी वो लेस होगी, आउटर वाला ट्रैक की डिस्टेंस जो होगी मोर होगी। एम आई राइट? बाहर वाला ट्रैक की लेंथ ज़्यादा होगी और इनर वाले ट्रैक की लेंथ कम होगी। अब ये सी बात है, सिंपल चीज़ है इसको समझने में। अब अगर इसके ऊपर मैंने एक्सेल को मूव कराया तो एक्सेल, सिंस दोनों फ्लैट हैं और दोनों एक साथ ही रोटेशनल मोशन करेंगे, तो क्या करेंगे कि दोनों ही एक साथ बराबर दूरी तय करेंगे। उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अंदर वाला कम दूरी तय करे और बाहर वाला ज़्यादा दूरी तय करे। तो अगर हमने इसको फ्लैट रखा होता तो ये इस पे कर्व पाथ पे नहीं चल पाते और यहाँ पे ये डीरेल हो जाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कोनिकल शेप दिया जाता है। अब कोनिकल शेप से क्या होगा कि जैसे ही ये कर्व ट्रैक पे आएगा तो ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ये गेज जितना है फ्लेंज टू फ्लेंज भी सेम रहे, उसमें कुछ टॉलरेंस होता है, मैकेनिकल टॉलरेंस, कुछ गैप रहता है। और वो जो गैप है, वो गैप, अब देखो जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको समझने के लिए। ये जहाँ पे इस रेल को टच कर रहा है, अगर मैं यहाँ से काट दूँ इस रेल को तो एक मेरे को डायमीटर मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना, इधर से काट दूँ तो। और यहाँ पे भी टच करूँ, यहाँ पे काट दूँ तो भी एक डायमीटर मिलेगा। जब ये स्ट्रेट ट्रैक पे चलेंगे तो ये दोनों का डायमीटर सेम होगा।
क्योंकि दोनों सेम ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं। तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों की जो मूवमेंट है, दोनों की जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन एक दूसरे से एडजस्ट होंगे और दोनों का ये डायमीटर सेम होगा। लेकिन अगर ही ये कर्व पे चल रहा होगा तो ये क्या होगा, अब देखिए अगर ये कर्व पे व्हील चल रहा है, ये अगर मेरा एक्सेल है, ये मेरे व्हील्स हैं थोड़ी देर के लिए, इसको ज़्यादा दूरी तय करना है सेम रोटेशन में। रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन तो सेम ही होगा अगर रोटेट करेगा तो सेम रोटेशन में इसको ऊपर वाले को ज़्यादा दूरी तय करना है, अंदर वाले को कम दूरी तय करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा ट्रैक सिस्टम थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा जब ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट आएगा और ये इधर वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा, इसमें टच का ये एक सेक्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे काटेंगे तो ऑब्वियसली इसकी डायमीटर जो होगी थोड़ी सी छोटी बनेगी और इसकी डायमीटर जो बनेगी वो थोड़ी बड़ी बनेगी। अब ये छोटे बड़े डायमीटर पे रोटेट कर रहे हैं तो सेम रोटेशन में भी जो बड़ा डायमीटर है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय कर पाएगा और अंदर वाला जो है वो कम डिस्टेंस कर पाएगा। तो इस मैकेनिज्म से वो कर्व पाथ को पार कर पाएंगे। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये तो मैंने बहुत सिंपलिस्टिक थ्योरी बताया आपको कि इस तरह से मोशन के हिसाब से, कर्व के रेडियस के हिसाब से अपने आप वो पोजीशन को फिक्स कर लेता है ये कोनिंग ऑफ रेल, और इससे कर्व पाथ पे उसका चलना आसान होता है। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा गैप देना होता है। हम अगर गैप नहीं देंगे तो ट्रेन, ये एक्सेल अपने आप इधर उधर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये गैप देने के लिए एक गैप की एक लिमिट होती है और ये गैप की लिमिट जो है वो डिसाइड करती है कि हम कितने रेडियस का कर्व दे सकते हैं। और इसमें एक रिस्क है डिरेलमेंट का। उसके लिए हम लोग कर्व की रेडियस अगर कम हो, शार्प कर्व बनता है, तो हम लोग इसमें एक चेक रेल प्रोवाइड करते हैं डिरेलमेंट से रोकने के लिए, कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हो कि वो उधर से स्लिप कर सके। तो ये चेक रेल क्या करेगा, इसको फ्लेंज को रोक लेगा और उतरने नहीं देगा। तो बहुत सारी जुगाड़ करने पड़ते हैं रेलवे ट्रैक में। तो कर्व पे चलने के लिए हमने क्या किया, पहले तो कोन बना दिया व्हील्स में, उसके बाद हमने रेल्स को भी स्लोप में लगाए और साथ साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने इसमें चेक रेल लगाया। चेक रेल क्या करता है कि कर्व में जो इस तरह से जो टॉलरेंस को मेंटेन करने के लिए अगर एक्सीडेंटली थोड़ा गैप बढ़ जाए और किसी भी सूरत में अगर उतरने की संभावना बने तो उसको वो रोक ले। इसलिए चेक रेल, मतलब एक रेल के बाजू में एक दूसरा रेल, यानी चेक रेल यहाँ पे लगा देंगे। ये तो हमारा मेन रेल है और यहाँ पे ऐसे करके चेक रेल लगा देंगे। अब क्या होगा कि किसी कारण से अगर इधर शिफ्ट करना चाहेगा तो ये उसको रोक लेगा, उसी तरह दोनों तरफ। तो डिरेलमेंट को रोकने के लिए हमने चेक रेल लगाया। तो अगर चेक रेल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसके कोनिंग के डिग्री में 1:20 का स्लोप बिगड़ जाए, वियर टियर ज़्यादा हो जाए, तो भी क्या हो सकता है, डिरेलमेंट का खतरा रहता है। यानी सीधा सीधा अगर सही समय पे सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया जाए, हमें ट्रैक को भी तरीके से मेंटेन करना होगा और मैकेनिकल मेंटेनेंस भी बोगी का करना होगा, व्हील्स का करना होगा, उसके एक्सेल का करना होगा। अगर वो सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स रह जाएंगी तो डिरेलमेंट हो सकता है। कर्व पे चलने के लिए हमें कर्वेचर को सही तरीके से बनाना है, सही जगह पे चेक रेल प्रोवाइड करना है और चेक रेल के भी सही तरीके से मेंटेनेंस करना है। ये तो दो पाथ हो गए। उसके बाद इसमें एक और रिस्क होता है, तो एक और खतरा होता है। जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे पटरी जाती है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए हम लोग जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टर्न आउट। तो टर्न आउट के थ्रू एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन जाता है, लेकिन उसमें एक रिस्क होता है डिरेलमेंट का। उस रिस्क को भी कम करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं चेक रेल। तो सीधा सीधा ये समझिए कि जहाँ पे भी टर्न आउट प्रोवाइडेड होते हैं, टर्न आउट के जगह पे भी वनरेबल होता है, वहाँ पे डिरेलमेंट हो सकता है। तो डिरेलमेंट के और भी कई कारण हो सकते हैं। तो
उस टर्नआउट को भी तरीके से मेंटेन करना है, उसमें जो प्रोवाइडेड चेक रेल है उसको भी देखना है, कोई भी रिस्क ना हो उसको समय समय पे चेक करना है। और ये जो टर्नआउट्स होते हैं इसमें स्विच होता है, उस स्विच को जब ज़रूरत के हिसाब से क्लोज और ओपन किया जाता है। मैं टर्नआउट पे अलग से ही वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं अच्छे से आपको उसकी मैकेनिज्म को समझा सकूं, तो उसमें हम डिटेल में आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि टर्नआउट में भी रिस्क होता है, उस रिस्क को मेंटेन करने के लिए टर्नआउट को अच्छी तरह से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो किसी भी ट्रैक को, किसी भी ट्रेन को ट्रैक पे रखने के लिए है। और सिंपल सी बात है कि अगर ये मेरा ट्रैक है और ये पूरी तरह फ्री होना चाहिए, रास्ते में इसके ट्रैक के ऊपर कोई चीज़ नहीं आना चाहिए, अगर कुछ आएगा हिट होगा तो उसकी वजह से भी डिरेलमेंट हो सकता है। जैसा कि अभी न्यूज़ आ रहा है कि जो कानपुर वाली घटना हुई है उसका कारण यही है कि रेलवे ट्रैक पे शायद कोई लोहे का टुकड़ा या कोई बोल्डर या कुछ ऐसा रखा हुआ था जिसकी वजह से बहुत मेजर हीटिंग हुई और हीटिंग की वजह से डिरेलमेंट हो गया। उसने ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, व्हील्स को नुकसान पहुंचाया, ट्रेन इंजन को नुकसान पहुंचाया और उस वजह से डिरेलमेंट हो गया। बाकी अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट उसका कारण क्या था। तो इन सब वजहों में से ही कोई ना कोई वजह रहा होगा जिसके वजह से कोई भी डिरेलमेंट होता है। तो एज ए सिटीजन हमें ये ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों में अगर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है और हमें कहीं ट्रैक पे इस तरह का रिस्क दिखता है तो हमें तुरंत रेलवे अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके चेक कर सकें और इस तरह का कोई भी रिस्क है तो उसको तुरंत मिटिगेट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप बने रहिए। रेलवे इंजीनियरिंग को डिटेल में समझना सीखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ अब पूरे डिटेल में रेलवे इंजीनियरिंग के ऊपर ही होगा और ख़ासकर ये ट्रैक इंजीनियरिंग के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।